हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक बड़ी और अहम खबर से तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देते हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव में मेयर पद के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं और सोनीपत से कांग्रेस की निखिल मदान ने जीत हासिल की है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। पंचकूला में बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। अंबाला में HJC की जो शक्ति रानी है उन्होंने जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में मेयर पद के जो परिणाम है वो सभी के समक्ष आ चुके हैं। सोनीपत से कांग्रेस के निखिल मदान ने यहां जीत हासिल की है। इसी के साथ पंचकूला में बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की है और अंबाला में HJCB की प्रत्याशी शक्ति रानी ने जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में मेयर पद के जो परिणाम है वो सभी के समक्ष आ चुके हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। तो पंचकूला में बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। निकाय चुनाव में मेयर पद के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं और इसी के साथ सोनीपत से कांग्रेस के निखिल मदान की जीत हुई है और हरियाणा में निकाय चुनावों के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। पंचकूला में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। अंबाला से शक्ति रानी शर्मा की जीत हुई है और निकाय चुनाव में मेयर पद के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं और सोनीपत से निखिल मदान ने जीत हासिल की है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे थे। जानकारी दे दें कि बीजेपी को झटका लगा है। 2 नगर निगम और 3 नगरपालिका चुनाव में हार हुई है। तो इसी पे जो किसान आंदोलन का जो असर है वो कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर किसान आंदोलन का असर केवल आंशिक ही माना जाए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से सटे हुए शहर हैं, चाहे बात उकलाना की करें चाहे हम सोनीपत की बात करें, तो वहां पर किसान आंदोलन का जो असर है वो साफ साफ देखा जा रहा है। तो निकाय के जो चुनावी परिणाम है, निकाय चुनावी परिणाम जो है वो तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं और इसी बीच अगर उकलाना नगर पालिका चुनाव की बात करें तो यहां निर्दलीय प्रत्याशी सुशील साहू विजेता रहे हैं, जबकि भाजपा जजपा के प्रत्याशी महेंद्र सोनी चुनाव हार गए हैं। और अंबाला नगर निगम चुनाव की बात करें तो यहां भाजपा प्रत्याशी जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और शक्ति रानी जो कि यहां विजयी रही हैं, उन्हें 37,604 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की वंदना शर्मा को अंबाला से 29,520 वोट मिले। कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है यहां और कांग्रेस प्रत्याशी मीना अग्रवाल को 13,797 वोट मिले हैं। तो 3 नगरपालिका चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। 3 जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। हिसार के उकलाना, रोहतक के सांपला और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी विजेता घोषित किए गए हैं। तो लगातार चुनावी अपडेट तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और ये जो चुनावी कवरेज है सुबह से हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है। तो चलिए इसी बीच हमारे साथ चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक अशोक चौहान जो है वो भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अशोक चौहान जी, मेरा सवाल आपसे ही है। हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए शहरों की बात करें, क्योंकि गांव के बड़े व्यापारियों का जो काम है वो शहरों पर निर्भर होता है, आड़ती का काम भी शहरों पर निर्भर होता है और गांव के जो तमाम बड़े किसान हैं उनका भी जो अनाज मंडी में जो लेन देन का काम होता है वो भी शहरों पर निर्भर होता है। तो इस तरह अगर हम सोनीपत की बात करें, क्योंकि सोनीपत भी ऐसा ही शहर है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, तो यहां किसान आंदोलन का क्या ये असर माने?
क्या किया। जी चौहान साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सवाल जो है खालिद चहलका जी, मैं आपसे करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, तो बीजेपी का पीछे रहना क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जो अभी आप कह रहे थे, किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय मुद्दा है जी, और कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति से उसका प्रभावित है उससे। जी, अगर बेशक हम आप निगम का जो चेयर का चुनाव है, बेशक हम 2000 से जीत गए, लेकिन वहां पे 7 निगम पार्षद कांग्रेस ने जीते हैं। भाजपा ने और जसपा ने मात्र 2 पार्षद वहां पे जीते हैं। तो इसका मैं समझता हूं कि हर वर्ग पर इस आंदोलन का, इन कानूनों का असर है, और हर वर्ग, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हरियाणा में। आप देखिए, शुरू में जब सरकार बनी और उस समय इनके प्रचारक बाबा रामदेव जी हमेशा ये कहते थे कि आपको 300 रुपए के सिलेंडर की सरकार चाहिए, कि आपको 700 रुपए सिलेंडर की सरकार चाहिए, डीजल, पेट्रोल, इन सारी चीजों पे किस तरह से हाय तौबा कपड़े उतारकर भाजपा के नेता किस तरह से घूमते थे, वो किसी से छिपा नहीं है। आज सिलेंडर का क्या रेट है और किस तरह से सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। आज डीजल पेट्रोल का क्या रेट है, किस तरह से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से कि हमें कच्चा तेल किस हिसाब में मिल रहा है, किस हिसाब से भारत की सरकार उसको बढ़ा रही है। इन चीजों को अगर आप कांग्रेस के शासन का और भाजपा का देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आप पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आम व्यक्ति के जीवन में फर्क डालती हैं। मेयर का चुनाव हम पंचकुला नहीं जीते, मात्र थोड़ी वोटों से हार गए। वहां पे 4000 वोट बीएसपी और नोटों को चला गया। लेकिन अगर आप शहर का पूरे का ऑल ओवर वहां पे देखेंगे तो 7 निगम पार्षद कांग्रेस ने वहां जीते हैं, और भाजपा और जसपा ने 2 निगम पार्षद वहां पे जीते हैं। तो एक तरह से मैं समझता हूं, देखो, हार और जीत 2 ही शब्द हैं। एक वोट से जीतना भी जीतना होता है और बहुत बड़े अंतर से जीतना भी जीतना होता है, लेकिन उसको हम वोटों के अंतर से ये अंदाजा लगाते हैं कि लोगों की भावनाएं क्या थी। शहर के निगम पार्षद का आप देखते हैं, जब आप 7 पार्षद कांग्रेस के साथ वहां कांग्रेस की पार्टी के बने हैं और 2 जसपा के और भाजपा के बने, तो समझ लीजिए कि उस शहर का मूड क्या रहा होगा। ये ठीक है कि 4000 वोट कटने से, बीएसपी और नोटों को जाने से कांग्रेस वहां 2500 से जीत गई। पूरे हरियाणा में भाजपा के खिलाफ रिजल्ट गया है। अगर वो मान ले तो, ना माने तो उनकी मर्जी है। मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए बड़ौदा उपचुनाव एक तरह से, बड़ौदा उपचुनाव से ही एक तरह से उनके लिए संकेत था कि आप गलत निर्णय प्रदेश की जनता के हित में लगातार ले रहे हैं। और उन्होंने फिर भी सारी चीजों को अनदेखी करके, जो दोनों दल एक दूसरे को बहुत भद्दे भद्दे शब्दों से नवाजते थे और किस तरह से एक दूसरे के प्रति बातें रखते थे, फिर भी उन्होंने अपना गठजोड़ करके सरकार बनाई। वो एक स्वार्थ की सरकार है, गठजोड़ करके सरकार बनाई, वो एक स्वार्थ की सरकार है। और उस स्वार्थ की सरकार पर हरियाणा की जनता का कोई विश्वास नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे रिजल्ट बताते हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनता की बात को उठाती रहेगी। बेशक हमें 1-2 जगह रिजल्ट नहीं मिला अच्छा, लेकिन हम अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके कि सरकार ने पूरी ताकत लगाने के बाद मुख्यमंत्री जी प्रचार करते हैं, उनका सारी व्यवस्था लगती है, और हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री प्रचार में आते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, और भाजपा उसके अलावा बामुश्किल पंचकुला का चुनाव 2000 वोट से जीतती है। तो भाजपा को सोचना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी भाटी जी कह रहे थे, अगर वो हैं तो, कि किसान आंदोलन का यहाँ कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें ये आंदोलन जो है प्रायोजित है। ये शब्द जो है, जिन लोगों की 40-50 परिवार जिन्होंने अपने सदस्य खोए हैं, इस आंदोलन के फेवर में जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, ये उनके परिवार से जाके पूछें और उनसे कहें कि आप किस दल से प्रायोजित थे, तो भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को और कार्यकर्ताओं को सबको समझ आ जाएगा। जिसके घर से कोई गया है ना, वो इस बात को समझ सकता है कि मेरा घर से एक व्यक्ति गया है और किस चीज के लिए गया है। वो कानून में हम उसको शहीद का दर्जा देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि सरकार, आज भाजपा की सरकार उस आंदोलन को उचित मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि सारा आंदोलन पूरे देश में जो प्रायोजित है, और 40 लोग 45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वो किस दल से प्रायोजित थे। दूसरा, उनको सरकार को खून से चिट्ठी लिखी गई है, वो खून किस दल से प्रायोजित था। ये सारे सवाल हैं भाजपा के ऊपर कि वो जो खून से चिट्ठी लिखी गई,
वो किस दल से पराजित व्यक्ति था जिसने अपने खून से चिट्ठी सरकार को लिखी? वो बच्चियां जो अपना प्रधानमंत्री जी को अपना संदेश भेज रही हैं, वो किस दल से पराजित हैं? वो छात्र जो इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं, वो किस दल से पराजित हैं? सैनिक इस देश का जो इस किसान आंदोलन को समर्थन देता है, वो किस दल से पराजित है? बहुत सारी चीजें हैं। ये किसान आंदोलन पूरे देश का मसला है और इसमें किसी न तरीके से व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और महंगाई इसके साथ साथ, ये सारी चीजें हैं जो भाजपा इस देश से जो वादे और जो भाजपा से लोगों ने उम्मीद की थी प्रदेश ने, उसमें पूरी तरह से साल भर से भाजपा ये चुनाव क्या कहते थे लोग कि हम 70 कितनी सीट जीतेंगे, उनका रिजल्ट किस तरह से रहा पूरे प्रदेश ने देखा, सबने देखा। लेकिन वो गठजोड़ करके सौदेबाजी करके सरकार बना के सौदेबाजी से सरकार चल रही है। लेकिन जब परिणाम आ रहे हैं, चाहे बड़ौदा उपचुनाव का रहा हो, चाहे ये नगर निगम का चुनाव का रहा हो, ये भाजपा के खिलाफ आते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द भाजपा को जिस दल का समर्थन है उसके नेता समझेंगे और वो विश्वास खो चुकी जनता का विश्वास लेने के लिए हो सकता है सरकार से भी भाग जाए। अगर उनको लगता है, वो अपने आप को क्या कहते हैं, अगर हम जजपा की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि हम देवीलाल जी के वो हैं, देवीलाल जी के आचार विचार की बात करते हैं, लेकिन देवीलाल जी के आचार विचार उनके आसपास नहीं है, सौदेबाजी की सरकार उनके साथ वो चला रहे हैं। बिल्कुल, खालिद साहब बने रहिएगा हमारे साथ। जी, हुकुम सिंह भाटी लगातार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। हुकुम जी, ये जो चुनावी परिणाम है, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? क्योंकि खालिद साहब तो कह चुके हैं कि हम तो चुनावी परिणाम से संतुष्ट हैं, तो बीजेपी का क्या रवैया, बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस को तो संतुष्टि मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के जो हाशिए पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, उसको एक सीट मिल गई तो उनके लिए तो संतुष्टि का कारण हो सकता है। वो ठीक कर रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं उन्होंने सोनीपत की एक सीट जीत ली बड़े थोड़े से मार्जिन जीत गए, तो उन्होंने पूरे हरियाणा पर अपनी विजय साबित कर, हरियाणा में 70 लेकिन सीटें उनको जीत गए। ये बात समझनी चाहिए कि पंचकुला की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और अगर देखिए, नगर निगम की बात करें, 3 नगर निगम थे, एक कांग्रेस लेगी, एक भाजपा लेगी, एक कोई इंडिपेंडेंट जो दूसरी क्षेत्रीय वो थी वो लेंगे। तो ये दूसरी बात, इस चुनाव पर लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, किसान आंदोलन का प्रभाव है। किसान आंदोलन तो राजनीतिक दलों द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अरे सर, कौन से राजनीतिक दल की ओर से स्पॉन्सर्ड है? आप गए हैं सिंघू टीकरी गाजीपुर बॉर्डर पर? मैडम, हम क्यों जाएंगे? हम क्या आंदोलन के नहीं, हम क्यों जाएंगे? आप मंडियों में नहीं जाते हैं, किसान की फसल नहीं बिकती, आप मंडियों में नहीं जाते हैं, आप बैठे बैठे आंकड़े गिना देते हैं। सर, कौन से राजनीतिक, आप मुझे उस राजनीतिक पार्टी का नाम बता दीजिए जिनसे स्पॉन्सर्ड है, मुझे बता दीजिए। किसान नेता बता दीजिए कौन सी पार्टी से स्पॉन्सर्ड है। सरकार उनसे बात क्यों कर रही है? सवाल दाग दिया, आप सुन लीजिए आप जी। अगर सभी प्रायोजित है तो सरकार उनसे बात क्यों कर रही है? कौन से किसान की फसल नहीं बिक रही? दाना बाजरे का खरीदा है, दाना गेहूं का उस समय खरीदा था। खालिद साहब, भाटी साहब को सुनने दीजिए जी। जो लोग पोर्टल पर जिन्होंने अपना नाम नहीं चढ़ाया, राजस्थान से लाकर के बाजरा बेचना चाहते हैं, अगर आप तो आपकी सरकार नहीं रोकती है? राजस्थान से जो बाजरा बेच रहे हैं उनको तो आपकी सरकार रोकती नहीं, ऊपर से आप बोलते हैं कि किसान तो स्वतंत्र है फसल बेचने के लिए। सर, कैसी तर्कहीन बातें कर रहे हैं सर? किसानों का जो बाजरा है आज भी उनके घरों में स्टोर है, किसानों का बाजरा तक नहीं बिका है। आप धान की बात कर रहे हैं, किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हुए हैं। आप जरा लीगल प्रोविजन सुनेंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा ना। सर, मैं तो खुद किसान परिवार से हूँ सर, मैं खुद देहात से हूँ, मैं अपने देहात के तमाम किसानों की बातें बता रही हूँ, मैं देखी और सुनी बातें बता रही हूँ। सुनिए, आप देहात से हैं, हमारी परवरिश, मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। सोनीपत मेरा जिला है, गोहाना मेरी तहसील है, कथुरा मेरा गाँव है। सुनिए मैडम, मेरा जमुना के किनारे छायसा गांव है, मैं गांव में पैदा हुआ, मेरी स्कूलिंग गांव की हुई है। मैं गांव मेरा पूरा परिवार किसानी करता है। सुन लीजिए जरा, आप किसकी बात करते हैं? एमएसपी एक ऐसा प्रोविजन है जो वहां का लोकल है, यानी हरियाणा के किसान का दाना खरीदा जाएगा। जिसने पोर्टल पर नहीं चढ़वाया, आप उसकी कहते हैं उसका नहीं धान बाजरा लिया, वो उसका बाजरा जो है बिका नहीं है। अरे, आप अपना पोर्टल पर आपने चढ़वाया नहीं है, इसका मतलब वो बाजरा आपका है नहीं। जिनका अपना था उन्होंने पोर्टल पर चढ़वा दिया। लेकिन किसानों का ये कहना ना भाटी साहब के पोर्टल की तो अव्यवस्थाएं रही हैं। नहीं, पोर्टल तो हमेशा रहा है।
स्टाफ ने, मैडम देखिए, मैं मार्केट कमेटी बल्लौड़ का चेयरमैन रहा हूँ। पोर्टल की व्यवस्था सरकार ने बहुत समय पहले कर दी। स्टाफ गांव गांव गया और उन्होंने जाकर गेहूं की फसल भी पोर्टल पर चढ़ी थी, बाजरा सामनी की जो फसल थी वो भी जो है खरीफ फसल भी पोर्टल पर चढ़ी है। ये वो लोग हैं क्योंकि कांग्रेस और इनेलो के समय हरियाणा में क्या था कि बाहर से लाकर ये जो आंदोलन कर रहा है व्यापारी है, ये व्यापारी नहीं है, ये आढ़तिया है जो किसान के नाम पर आढ़ती कर रहा था, वो जो शोषण कर रहा है किसान का, ये वो लोग हैं। सर ये बताइए किससे सुना आपने कि वो आढ़ती है, वो किसान नहीं है? किसने सुना? मैं आपको सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ जो आढ़ती है, नाम किसान का ले रहे हैं और वो आज आंदोलन में बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कौन आया है, इसकी फंडिंग, इनका खर्चा, खाना पीना, शाही होटलों जैसा वहाँ पे उनके साथ जो है गर्म पानी, बिस्कुट, समोसे, उनकी स्टेटमेंटें आ रही है कि हम तो घर जाएंगे नहीं, हमें तो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। आप बताइए, ये वो लोग तो क्या इन पंचायतों ने अपनी पंचायत का पैसा इकट्ठा करके हरियाणा सरकार को नहीं दिया दान स्वरूप कोरोना काल के दौरान? यहाँ जो किसान आपने देखा कितनी तादाद में आए हैं, किस तरह का सामूहिक प्रयास वहाँ किया जा रहा है, आप वहाँ गए नहीं हैं। सबका फर्ज बनता है, ये तो सबका फर्ज बनता है। कोरोना पीरियड एक ऐसा, तो यहाँ जो किसान है सर वो इनके बीच में जा रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, हरियाणा यहाँ पर गए नहीं तो आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? किस तरह से आश्वासन से आप कह सकते हैं कि वो तो किसान है ही नहीं? कौन सा हरियाणा का किसान लगा रहा है जो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, जो इनेलो स्पॉन्सर्ड है? मुझे नाम बता दीजिए। चलिए, जब आप इतने विश्वास के साथ कह रहे, यकीन के साथ कह रहे, तो नाम गिनवा दीजिए कौन कौन से किसान नेता हैं? मैडम सुनिए जरा, मैं हिसार गया, मैंने देखा वहाँ वो बस स्टैंड के ऊपर वो पार्टियों का नाम बता रहे थे लोग कि हम कांग्रेस से जुड़े हैं, हम उससे जुड़े हैं, वो लोग लंगर लगा रहे हैं। हिसार के अलावा सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी की बात करें, दक्षिण हरियाणा भी तो इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहा है। मेरे फरीदाबाद में कोई आंदोलन नाम की चीज नहीं है। अंबाबत्ता अकेले जो पहले खुद उनकी स्टेटमेंट थी, जो बड़े शहर है, क्या वहाँ किसान है? जरा मुझे बताएं, फरीदाबाद में कितनी खेती होती है भाटी साहब? जरा मुझे बता दें, फरीदाबाद में कितनी खेती होती है, कितनी मंडियां हैं वहाँ पर, कितने किसान हैं, कितना गांव है, कितने देहात हैं? हाँ सुनिए, मेरी पार्लियामेंट में 1000 गाँव है, मेरी इस फरीदाबाद पार्लियामेंट में, और यहाँ पर हमारी 3 मंडियां हैं। उसके अलावा हमारे लगभग 3 जो है सब यार्ड है। आप बताइए, अब एक एक आंकड़ा लीजिए, एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसने पोर्टल पर चढ़वाया हो और जिसकी फसल नहीं बिकी हो। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पोर्टल पर चढ़वाया नहीं, उनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो बाहर से ला करके, जो फसल ला करके और यहाँ बेचते हैं। अब मैडम, यही तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो रहा था, आज वही शोर मचा रहे हैं सबसे ज्यादा। जिन लोगों का ये स्कैंडल सरकार ने बंद कर दिया, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं लोगों को है। और लेकिन धान घोटाला भी इसी सरकार में हो रहा है, धान घोटाला भी इसी सरकार में हो रहा है। आप बताइए कौन सा खान घोटाला हो गया? केवल कह देने से आपको नहीं पता क्या? नहीं, केवल कह देने से आप भी तो केवल कह रहे हैं सर, आप सारी तर्कहीन बातें कर रहे हैं। आप गाजीपुर, सिंघू, टीकरी बॉर्डर पर नहीं गए हैं, आप उन किसानों को कह रहे कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं, विपक्षी पार्टियों की ओर से तो स्पॉन्सर हैं। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल में और इस जेजेपी भाजपा के गठबंधन में एक भी घोटाला सामने नहीं आया। लोगों ने कहा शराब घोटाला, ये शराब में जो इन्वॉल्व था उसको भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने ही सलाखों के पीछे किया। वो तो हुड्डा साहब के समय भी खुल के काम कर रहा था, इनेलो की सरकार थी तब भी वो शराब का काम करता था, उन्होंने तो अंदर नहीं किया। इसलिए ये सब वो लोग हैं जो जिनकी दुकानदारी आज बंद हो गई है, वो शोर मचा रहे हैं। इसलिए इस चुनाव पर ना कोई किसान आंदोलन का कोई प्रभाव है। ये देखिए, क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में वो लोकल कैंडिडेट, वो प्रत्याशी जो लोगों के बीच हर समय रहते हैं, लोग उनको जिताते हैं। इसलिए इसमें कोई पार्टी का कोई बहुत जनाधार घट गया, बड़ा लंबी चौड़ी, कांग्रेस के मेरे साथी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि जो है भाजपा का जनाधार घट गया। अरे भाजपा ने तो जींद का चुनाव भी जीता, भाजपा ने यमुनानगर का चुनाव जीता, भाजपा ने बहुत सारे नगर निगम के, विधानसभा के बहुत सारे चुनाव जीते हैं। उसके बावजूद भी पार्लियामेंट हमने जीती, विधानसभा हमने जीती, बहुत सारे चुनाव जीते हैं। इसके ये अब बड़ौदा की बात करते हैं, बड़ौदा केवल और केवल हुड्डा साहब की जमीन बचाने का एक अभियान था, और
वो उन्होंने राजनीतिक अपने लोगों मंच से जाकर के उनको रोना पड़ा, उनको मिन्नतें मांगनी पड़ी, उनको झोली फैलानी पड़ी। तो आपकी पार्टी के जो नेता गए, कृषि मंत्री जेपी दलाल गए, उनको विरोध का सामना करना पड़ा, शिक्षा मंत्री गए, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। मैडम कहीं कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, कहीं भी। अरे सर, हमारे चैनल पर वीडियो है सर। ये देखिए, ये केवल और केवल एक दिखावा करने का काम। मुख्यमंत्री जी अम्बाला आए, इस चुनाव में, चलते चुनाव में नगर के निगम उनको काले झंडे दिखाए गए, उसको विरोध कहेंगे। उसके बारे में क्या कहते हैं? जनार्दन ने कोई विरोध नहीं किया। माननीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा प्रदेश में चाहे नौकरियों का हो, डेवलपमेंट का हो, चारों तरफ डेवलपमेंट की है, वो सारे काम किए हैं। और हरियाणा में पार्टी का एक जनाधार है, पार्टी का, हमारी संगठन का एक कैडर है जो काम किया है चुनावों में। अब चलिए भाटी साहब बने रहिएगा। अशोक चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे है, अगर इस चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, अगर तमाम पार्टियों के बारे में विचार विमर्श करें तो क्या आकलन आपकी ओर से? देखिएगा, मैं भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता था उनको भी सुन रहा था, और अपना भाजपा के जो अपना प्रवक्ता थे उनका भी बड़ा सारगर्भित जो है उनका बयान अपना सुना। बहुत ही अफसोस होता है कि आंदोलन चल रहा है या नहीं चल। वैसे तो ये डिबेट नहीं है कि आंदोलन के लिए, किसान आंदोलन के लिए की जाए, तो इसको लेके जो है भाजपा के जो अपना प्रवक्ता है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वो तो देखो इन चुनाव से संबंधित नहीं है, पर फिर भी जो सामने है उससे कैसे आप इनकार कर सकते हैं? वो तो आपको देखना ही होगा, मानना ही होगा। जनता ने किसको बनाया, किसको नकारा, वो हमारे सामने है। कहने वाली बात ये नहीं है कि अपना जो प्रवक्ता बोल रहे हैं भाजपा के कि यार कोई ज्यादा बड़े तीर नहीं मार दिए, ये नहीं मार दिए। तीर तो देखो कोई नहीं मारता, हर कोई प्रयास करता है। उस प्रयास में कौन कितना सफल होता है उसकी बात है। जब प्रयास अगर तीर नहीं मारे हैं तो ये आप ये सोचेगा कि फिर बड़े बड़े मंत्रियों को, सीएम को क्यों, क्या जरूरत थी जाने की? क्यों किसी के अपना इस तरह से जो पब्लिक में जाने की क्या जरूरत थी? फिर तो इलेक्शन वैसे ही हो जाते, वैसे करते। देखो हर कोई प्रयास करता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो क्या नाम आपका कांग्रेस हो, क्योंकि इनेलो मैदान में थी नहीं, तो इस तरह से। और जबकि भाजपा और जजपा का गठबंधन है, यह गठबंधन तो जो है दो पार्टियों का है, तो ये तो और डबल होना चाहिए था। डबल का मतलब ये कि इनको तो और अच्छा प्रदर्शन इनका आना चाहिए था कि जजपा भी अपने जजपा के भी सपोर्टर हैं और भाजपा के ही है, क्योंकि भाजपा भी 40 सीट लेके आई थी, जजपा 10 सीट लेके आई थी, तो उसका भी फर्क पड़ता है। पर ये जो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाना अच्छा नहीं है। अब इनके किसान, कौन किसान है, किसको क्या प्रमाण पत्र दें, कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा बुरा है, कि कौन नकली है, कौन असली है, तो इसमें देखो आज मीटिंग चल रही है किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, और इधर फिर यहाँ पे इस तरह की बयानबाजी होना अपना जो है अच्छा नहीं है। और यानी लोग इतने मरे हैं, 40 से ज्यादा लोग मर भी चुके हैं, तो उनका भी तो देख रहेगा ना। जो घर से निकल के आए वो अपना बॉर्डर पे पड़े हुए, अपना ये कि अपना भाजपा प्रवक्ता ने बोल दिया क्या नहीं कि हमें बॉर्डर पे जाने की क्या जरूरत है, हमें कहाँ पे जाने की क्या जरूरत है। फरीदाबाद में जो है कोई अपना कोई आंदोलन नहीं है, मानते हैं कहीं आंदोलन कम है, कहीं ज्यादा है। इस उसमें तो इशू नहीं है कि आंदोलन कौन है, ज्यादा है या कम है, उसका नहीं। बात तो यह है कि आज का जो प्रदर्शन जो हुआ है, दोनों पार्टियों का जो प्रदर्शन हुआ है, वो कितना कारगर साबित हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, किसको कितना नफा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, कौन मतदाता के करीब रहा, कौन मतदाता से दूर रहा, किसको मतदाता ने गले लगा लिया, किसको नकार दिया। इसके ऊपर आत्ममंथन होना चाहिए, उसके ऊपर आत्मचिंतन होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अगर इसको आत्ममंथन और आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो ये है कि अपना जो है आने वाले जो और छोटे बड़े इलेक्शन है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। वो तो सत्तासीन दल तो बोलेगा ही कि हमने ये चुनाव जीते, वो चुनाव जीते। भाई पब्लिक में तुम्हारी डिमांड है,
पब्लिक तुमको मानती है, इसलिए तुम्हें जिता रही है। और अब जो है पब्लिक का जो है रुख जो है, पब्लिक का मूड बदला है, तो थोड़ा ये बदल भी सामने आई है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या नाम, भाजपा को भी और आपको कांग्रेस को भी। निर्दलीय है, निर्दलीय किसी भी पार्टी से नहीं है, पर वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पार्टी में कभी तो रहे थे ना। अब भाजपा में भी जो नेता गए हैं, जो आज MP MLA हैं, उनमें से अधिकांश जो कांग्रेस से टूट के गए, अदर इनेलो से टूट के गए, अदर पार्टियां के लोकल थी उनसे टूट के गए। तो वजूद तो देखो आदमी का तो बनता है ना, एक एक होकर 11 बनता है। एक अगर एक रहेगा तो अकेला ही रहेगा, तो वो 11 नहीं बन पाएंगे। तो इसमें सबको सोचते समझते हुए करना चाहिए कि भाई हम कहाँ पे टिके हुए हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अपना जो है कितना हमारा है। अच्छा रहे ये चुनाव तो स्थानीय मुद्दों पे थे। स्थानीय मुद्दे ऐसा है कि इसमें हम बड़े राष्ट्रीय मुद्दे ले आए, 370 ले आए, ये ले आए, कहा जाता है, होता है, पर लोगों को तो स्थानीय मुद्दों से मतलब है ना। उनको कितनी परेशानी है, कौन उनका कितना काम करता है, कहाँ से उनको जो है उनके गली मोहल्ले में पानी, बिजली और आपका क्या नाम जो है सीवर की जो उनकी समस्या है वो सोल्व होती है। ये जहाँ कहीं कहीं कोई कमी रही है तो उसी का जो है अपना मतदाता ने वहां से अपना दोनों ही दलों को नकार के अपना निर्दलीय को चुन लिया है। अब निर्दलीय हैं, कहाँ जाएंगे? वो मेयर के साथ ही जाना है उनको, अगर अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराना है। क्योंकि निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं वो वैसे तो ये भी धरती से जुड़े हुए हैं, पर उनका ज्यादा ही अपना संपर्क रहता है और इसी के लिए करते हुए जो है वो उन्होंने जीत हासिल की। अपने जो है दोनों ही दलों को अपनी अपनी जीत पर, अपनी अपनी हार पर मंथन करना चाहिए, कहाँ क्या कमी रही और उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और कैसे जो है उससे निपटा जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, कहीं किसी का भला होने वाला नहीं है। जब भला पार्टी का हो जाएगा, पार्टी किससे है जब मतदाता ही साथ नहीं है, कौन पार्टी कैसे करेगी? मैम आप खुद सोचिएगा, और खुद ये सोचने की समझने की बात है। किसानों कौन है जो इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर बैठना पसंद करेगा? मोटी बात है। अब ये लोग इतने कोई 100, 200, 50 तो नहीं है, क्वांटिटी बहुत है। आपका चैनल भी समय समय पे दिखाता रहा है, लाइव दिखाता रहा है, आपने खुद बात की है, आपके जो करस्पॉन्डेंट है उन्होंने खुद बॉर्डर पे जाए के बात की है, खुद पब्लिक को दिखाया है। अब वो किससे समर्थित है, मैं तो इसमें राजनीतिक मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहता, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर जो सामने दिखाई दे रहा है उससे हम कैसे नजर बचा लें, उसको हम कैसे नजरअंदाज कर दें। अब यह है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट देने से क्या, जिस तरह से प्रवक्ता बोल रहे थे वो तो सेंट्रल के जो मिनिस्टर हैं अपना जो नरेंद्र तोमर जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे भी थोड़ा अफसोस जरूर हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारा है, इस देश का है कि जो कि किसान एक अन्नदाता जो धरती का पेट फाड़ के अन्न पैदा करता है, आपकी हमारी सबकी जो है जो प्रवक्ता है वो भी तो अन्न खाते होंगे ना, क्या वो कांग्रेस के हों चाहे वो क्या नाम भाजपा के हों, अन्न तो धरती से ही निकलता है ना। अगर उसको आज इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर बैठना पड़ रहा है, बॉर्डर पे बैठना पड़ रहा है। अब उन्होंने बहुत कुछ गिनवाया, इतने आलीशान वहां पे इंतजाम हुए हैं, ये हुए हैं, इंतजाम तो देखो हर कोई है। किसान मरा हुआ नहीं है, किसान के पास सब कुछ है। किसान के पास जो है जो खाने के लिए भी है, रहने के लिए भी है, मनोरंजन के लिए भी है, उसकी सुख सुविधाओं के लिए उसके पास बड़ी बड़ी वाहनें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है, सब कुछ है। अब यह है कि कोई भूखा नंगा हो कटे, यानी क्या उसी को किसान कहा जाएगा फिर? है कोई कपड़े नहीं है, बिल्कुल पैरों में चप्पल नहीं है, बूट की बात और जूतों की बात तो छोड़ दीजिएगा, क्या वही उसे किसान मानेंगे? 73 साल 74 साल देश आजाद हुए हो गए, हर फील्ड में हुआ है, पर जितना कृषि में
सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हर कोई कृषि विशेषज्ञ से लेके आम आदमी तक भी, किसान तक भी इसकी मांग करते रहे। इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, जिम्मेदार भाजपा जो प्रदेश सरकार है वो भी है। और सरकार ने किसानों के हित के लिए जो बता रहे हैं कि हमने कानून पास किए हैं, ठीक है, इनका विरोध हो रहा है, किसानों को समझा दो, उनको बता दो कि तुम्हें इसका फायदा होना है, इसका ऐसा होना है, जो उनके एमएसपी की डिमांड है उसको पूरा कर दो, फिर कहेगा आंदोलन। सब लोग अपने घर में जाएंगे, जो मरने वाले हैं उनसे तो बचेंगे। और मरने में क्या होता है, क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के इसलिए क्वांटिटी जो है, अब जब आदमी मरता है ना तो बहुत बहुत दुख दर्द हो, आदमी दर्द होता है कि जिसका जाता है ना पता उसी को चलता है। बिल्कुल चौहान साहब, अब बने रहिएगा। बिल्कुल सारगर्भित और वास्तविक बातें आपने कही है, बिल्कुल तथ्यों पर आपने बात की है। भाटी साहब, मेरा सवाल अब आपसे है, कितनी कोशिशें इस निकाय चुनाव में आपकी पार्टी की ओर से की गई? अब मानते हैं कि वो कोशिशें कहीं ना कहीं विफल रही हैं, आप मानेंगे कितनी सफल रही हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा संगठन का पूरा ढांचा है, मंडल स्तर और हमारी मंडल से नीचे की इकाई बनी हुई है। और जहाँ तक है कि भाई परिणाम वाकई इसमें मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हम तो उम्मीद करके बैठे थे कि ये सीटें सारी हमारी आएंगी, और कहीं ना कहीं जो कमी रही है वो संगठन के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी तो चिंतन और मंथन में भरोसा करती है। कहीं कोई हमारे प्रचार में, प्रसार में कहीं कोई कमी रह गई है तो उस सबको हम लोग उस पर विचार करेंगे और कहाँ ये कमियां हैं उसको मानेंगे। वैसे कांग्रेस से कहीं कम नहीं रही। कांग्रेस का आप मुकाबला देख लीजिए, नगर निगम के आप क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए, कांग्रेस केवल और केवल जो हाशिए पर है वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास ना आज है ना आज से पहले था। लोगों ने मोदी जी के कामों में भरोसा किया है। मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में जो किया है उसमें लोगों का विश्वास जगा है, और निश्चित तौर पर वो काम करके दिखाए हैं जो पिछली सरकारों ने छुए तक नहीं। और इस परिवर्तन जो हुआ है इसके परिणाम, जो सकारात्मक परिणाम है, वो भविष्य में दिखाई देंगे। दूसरी बात मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, सरकार कोई भी होगी उनको इन सब चीजों को मानना पड़ेगा। आज जनता जनार्दन उन सारी चीजों को जान गई है। मान लिया नौकरी की बात है, वो गरीब परिवार, आम सामान्य परिवार, उनके नौजवानों को आज नौकरी मिल रही है जिनकी 3-3 पीढ़ियों को, 4-4 पीढ़ियों को नौकरी कभी सरकार की नहीं मिली। इसलिए लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी में जमा है, और निश्चित तौर पर चुनाव के ऊपर चिंतन और मंथन पार्टी लेवल पर, संगठन लेवल पर होता है, और भाजपा तो हमेशा करती रही है और हम लोग करेंगे। खालिद साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी की ओर से निकाय चुनाव में कितनी कोशिशें की गई और जो परिणाम है क्या कोशिशों के अनुरूप ही आए हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब पहले बाद में दूंगा। पहले जो भाटी साहब पीछे कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बात करना चाहूंगा। जी, भाटी साहब ने किसानों के लिए इस पूरी डिबेट में क्या क्या शब्द यूज किए, प्रायोजित उनको कहा है, उनके खाने पीने पे सवाल उठाया है। बिल्कुल, आंदोलन पूरी जगह जहां भी हो रहे हैं सब प्रायोजित हैं। बिल्कुल, और एक तरफ इनकी सरकार किसान नेताओं से बात कर रही है, तो वो प्रायोजित हैं। जब भाजपा और सरकार ये मानती है कि विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष मुक्त प्रदेश चाहिए, तो उनसे बात करने की जरूरत क्या है इनको? और ये दिल्ली को चारों तरफ से खोलें, भाजपा की सरकार दिल्ली को चारों तरफ से खोले और दिल्ली में किसानों को आने दे, फिर ये आंकड़ा लगाएंगे कि कितने प्रतिशत इसमें प्रायोजित हैं, कितने प्रतिशत किसान हैं, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। फरीदाबाद की अभी भाटी साहब बात कर रहे थे, मैं भी लोकल यही पलवल के आसपास मेरा गांव होता है सोना, वो जो नेशनल हाईवे पे जो आंदोलनकारी बैठे हैं और इधर शाहजहांपुर पे बैठे हैं, ये सब आंखें बंद करके जो भाजपा बैठी है ना, और उनके लिए शब्द क्या यूज कर रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जिन 40 परिवारों ने, 40-45 परिवारों ने अपने लोग खोए, ये उनका अपमान है। भाजपा की जो ये भाषा है, भाजपा के प्रवक्ता की जो भाषा है, अब मैं बात कर रहा हूं तो मुझसे बाद में बात करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें नहीं है भाटी साहब।
ये इसको क्या कहेंगे हम, इसको मतलब इसके लिए शब्द नहीं है आपकी इस भाषा के लिए। आप उनके लिए किस तरह के मतलब ये लगता है कि अभी चौहान साहब ने जैसे कहा कि जो फटे, बिल्कुल फटे और बिल्कुल मजलूम टाइम दिखेगा वो तो आपको किसान लगेगा। और क्या किसान को इस देश की राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है क्या? किसान जो जमीन, ये भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की ताकत कृषि पे है और उसके साथ इनका व्यवहार ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक हमारा सवाल है, मैं सिर्फ दो जगह चलता हूं। अंबाला में इनके मुख्यमंत्री जी प्रचार करने आते हैं और उनका किस तरह से वहां लोकल किसान और लोग विरोध करते हैं वो सारी दुनिया ने देखा। टीवी पे चला, सभी न्यूज चैनल पे चला और सभी सोशल साइटों पे चला। दूसरी बात, अगर आप पंचकुला की बात करते हैं कि बेशक इनका मेयर 2000 से चुनाव जीता है, लेकिन अगर वहां निगम का रिजल्ट देखेंगे पार्षद का, वहां पे 7 पार्षद अगर कांग्रेस के जीते हैं, इनके भाजपा और जसपा के केवल 2 जीते हैं। तो ये वहां के शहर का पूरे का वो है कि किस तरह से वहां लोगों ने दिया है। ठीक है हम 2000 से जीत गए, लेकिन 4000 वोट बीएसपी और नोटों पे चला जाता है। अगर उसमें से 1000 वोट इधर से इधर होता है तो रिजल्ट इनको भी इसका पता लगता है। तो भाजपा ये कह सकती थी कि पूरे प्रदेश में साफ है। आप तो वो ये कह रहे हैं कि 1 सीट उनको मिली, 1 हमको मिली, 1 दूसरे दल को मिली, लेकिन वो उनको मालिक का और जनता का शुक्र भेजना चाहिए कि बहुत वो कहते हैं ना बिल्कुल किनारे पे बच्चे हैं। लेकिन नहीं, सोनीपत जैसे, सोनीपत में बिल्कुल सफाया हो गया है इनका। अरे 2 दलों की सरकार इस प्रदेश में चल रही है जो बहुत बड़े अपने आप को कृषि किसान हितैषी बताते हैं और सब पूरे प्रदेश का हितैषी बताते हैं। बड़ी जल कल्याणकारी योजनाएं इनकी प्रदेश में चल रही हैं। कोई एक काम ऐसा नहीं है जिसको ये माइक से बता सके कि हमने ये बहुत बड़ा काम प्रदेश के लिए कर दिया है। जो कुछ हुआ है, जो पीछे हुआ है, उसको ही आगे पीछे करके तोड़ मरोड़ करके उसका कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने जहन की उपज इनके पास कुछ नहीं है कि प्रदेश के लिए कोई बड़ा फैसला हमने किया है। ये बताएं, भाजपा के लोग बताएं। और जब सरकार को, ये भाजपा के लोगों को ये लगता है कि सब कुछ प्रायोजित है, तो फिर बात किससे कर रहे हैं? क्या जरूरत है उनसे बात करने की? इनके नेता, राष्ट्रीय स्तर से और नीचे तक के नेता कहते हैं कि हमको विपक्ष मुक्त देश चाहिए, मतलब विपक्ष नहीं चाहिए देश में। तो उनको तो जो तरीका है उससे निपटना चाहिए, उनसे बात करने की क्या जरूरत है इनको? सब कुछ प्रायोजित लगता है। किसान को मतलब ये राजनीतिक दलों में पाबंदी है किसान के लिए, वो किसी राजनीतिक दल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो यह क्या उन पर जुल्म है? अगर सरकार या कोई भी सरकार उनके ऊपर कोई जुल्म करेगी या उनके खिलाफ फैसला लेगी तो वो किसी दल का सदस्य होने के नाते उसमें हिस्सा नहीं लेगा, मतलब वो अपनी जमीन नहीं बचाएगा। और जो ये मंडियों की बात कर रहे हैं, पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल को कितना उलझा दिया है। आप भी हरियाणा से, सोनीपत से आपने बताया पोर्टल को कितना उलझा दिया है। कभी इनका नेट सर्वे नहीं चलता है, कभी और एक किसान ही ऐसा व्यक्ति है इस पूरे देश में जो अपनी मेहनत का दाम दूसरे से तय करवा रहा है। बिल्कुल, कोई भी वर्ग इस देश में ऐसा नहीं है जो अपनी मेहनत का दाम खुद तय नहीं करता हो, किसान को छोड़कर। वो सरकार पे डिपेंड हो गया कि सरकार मेरा दाम तय करिए। और ये कहते हैं कि अगर पोर्टल से सब कुछ चलेगा तो बाहर मंडियां कैसे चलेंगी? अगर इनके काले कानून लागू हो जाते हैं प्रदेश में, और फिर पोर्टल कहां जाएगा इनका? फिर भी अगर पोर्टल वाली जो दुकान है उसको बंद करके रख देंगे, मतलब फिर उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जब इनके उद्योगपति मित्र खरीदेंगे तो उसका क्या होगा? उसका आंकड़ा कहां से आएगा? अभी आज सुबह एक किसान का मैं वीडियो देख रहा था, एक बड़ी कंपनी ने 200, 250, 400 रुपए क्विंटल का गोभी लेकर, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं चैनल को अगर उसको चाहे तो, 200, 250 रुपए क्विंटल का गोभी लेकर 6000 रुपए क्विंटल उसको बेच रहे हैं, 60,000 रुपए क्विंटल, सॉरी, यानी 600 रुपए किलो उसको बेच रहे हैं। तो ये जो काले कानून के पीछे मंशा वो ये है कि हमसे 2 रुपए किलो खरीदेंगे और हमें वही 20 रुपए किलो बेचेंगे। इनके पीछे मंशा ये है। और जब मंडियों में टैक्स नहीं आएगा, मंडियों में फसल नहीं बेचेंगी, तो उससे मतलब इनको कोई इससे मतलब नहीं है कि सरकार का फायदा बाद में देखेंगे, पहले अपने साथियों को फायदा देखेंगे। जब अगर पोर्टल पर निर्भर है ये लोग, तो जो बाहर मंडियों की व्यवस्था करने वाले हैं उसमें पोर्टल का कैसे करेंगे ये लोग? क्या चलाएंगे? लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि जो कानून बन गए हैं, अंधेरे में जो बना दिए गए हैं, वो बिल्कुल इस देश के किसान के, आड़तियों के, अब आड़तियों में, आड़त में अगर फसल नहीं आएगी तो मंडी तो खत्म हो जाएगी ना। आड़ती क्या करेगा फिर? वो बाहर थोड़ी जाएगा, वो तो अपनी आड़त में बैठा है। एक तो आपने आड़तियों को बर्बाद कर दिया, दूसरा आपने किसान को बर्बाद कर दिया, लेकिन मानेंगे नहीं। और फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, मैं भी आपके पड़ोसी जिले से हूं भाटी साहब,
क्या वहां पे जो ये नेशनल हाईवे पे जो ये आंदोलन चल रहा है वो किस दल से है, उनका बता दीजिए। यूपी से योगी जी ने भेजे हैं, ऐसा मान सकते हैं क्या आप? ऐसा मानेंगे नहीं। लेकिन बस आपकी मर्जी है। और मतलब किसानों के लिए आपकी सब भाषा जो है बिल्कुल आपत्तिजनक मैं इसको मानता हूँ, अभद्र इसको मैं मानता हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ उचित है, तो ये तो सत्ता का घमंड है, ये बहुत जल्दी उतर जाएगा। ये देश ऐसा और ये प्रदेश ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि सत्ता में किसी भाटी को साहब, घमंड खालिद पे साहब बना ने जो देगा। तमाम ये प्रश्न उतार आपसे देगा पूछे हैं इसको। उनका जवाब दीजिए। जो स्पॉन्सर्ड किसान आप बता रहे हैं, देखिए केंद्र उनके साथ बार बार वार्ता करने का प्रस्ताव भेज रही है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात है जो बड़ौदा उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिली। अब जो कृषि कानूनों के समर्थन में आ रहे थे उन्हें तो आप किसान बता रहे हैं, और एक ट्रैक्टर यात्रा हुई और उस ट्रैक्टर यात्रा की कई वीडियोस भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। हमारे चैनल के संवाददाता ने भी वो वीडियोस दिखाई। क्या था कि उस ट्रैक्टर रैली में जो किसान थे ना, उनको यही नहीं पता था कि किस लिए वो इस रैली में शामिल हुए हैं, और दिलचस्प ये भी है कि वो किसान भी नहीं थे। मैं अभी जो ये खालिद जी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनकी बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने केवल और केवल किसानों को लूटने का काम किया, उनका शोषण करने का काम किया और गरीबी का नाम लेते थे। गरीबी हटाओ इनका एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन एक भी योजना इनकी ऐसी नहीं थी जो गरीबी हटाने के लिए जिस पर इन्होंने काम किया हो। मंडी व्यवस्था, एमएसपी, मैं आपकी बात पर भी अभी आऊंगा, जो आपने मेरे को 2-3 सवाल ये किए हैं मेरे को ध्यान में है, मैं आऊंगा आपकी बात पर भी। जो मंडी व्यवस्था को, एमएसपी को कांग्रेस खत्म करना चाहती थी, ये खालिद साहब जानते हैं, मानते नहीं है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके मुकरना जानते हैं, लेकिन जो दस्तावेज है वो किसी को मुकरने नहीं देते। 2010 और 11 की रिपोर्ट है जिसमें हुड्डा साहब उस मुख्यमंत्रियों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, प्रकाश सिंह बादल उसके सदस्य थे, माननीय नरेंद्र मोदी उसके सदस्य थे। सिवाय नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके सारे लोगों ने प्रस्ताव पास किया, हुड्डा साहब जिसमें थे कांग्रेस के और ज्यादातर कांग्रेस के उसमें मुख्यमंत्री थे कि एमएसपी खत्म कर दी जाए, मंडी व्यवस्था खत्म कर दी जाए। ये 2010-11 का दस्तावेज है। बोलिए झूठ कितना बोलते हैं आप। कपिल सिब्बल का 2012 का पार्लियामेंट का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, किसान को आजाद कर देना चाहिए। आज जब कानून आया है तो उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। इसलिए मैंने कहा कि ये स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल, आप पूरा आंकड़ा उठा लीजिए, वामपंथियों के झंडे लगे हुए हैं, कांग्रेस के लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरे साथी कह रहे थे, मैं भाटी साहब, मेरा एक सवाल है, जब आपकी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछते हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल है ना, उनसे भी जब सवाल पूछते तो खुद बोलते हैं कि मैं भी किसान हूं। तो आप सोचिए, क्या किसान किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रख सकता? आपकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो बार बार कहते हैं हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, हमें तो इन कृषि कानूनों में कोई खामियां नजर नहीं आती हैं। तो वहां जो किसान है, अगर उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध है या कोई नाता है या वहां पर झंडे भी नजर आ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन आप ये भी नहीं मान रहे कि वो किसान है। गद्दे पर बैठकर खेत की जुताई करता हो, तो इसलिए जो केवल और केवल वामपंथी लोग, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग केवल और केवल, यानी आप ये नहीं मानेंगे कि वो किसान है। दुनिया का हमने पहला एक ऐसा एक धरना और प्रदर्शन देखा है जिसमें डिमांड नाम की कोई चीज नहीं है। डिमांड बता तो रहे, कृषि कानून रद्द कीजिए कि हम ये चीजें मांगते हैं। इनका तो बस एक ही है कि ये कानून बन गया और किसान का उद्धार हो गया, किसान की बेचारे की हालत सुधर गई, तो इसका जो श्रेय है कहीं वो बीजेपी। चलिए, आप कह रहे हैं कि स्थिति सुधर जाएगी। स्थिति सुधरने के कौन कौन से पॉइंट है, जरा वो भी बताएं। तमाम जो किसान दर्शक है वो भी देखेंगे, वो समझ लेंगे यहाँ से। चाहिए भाई, किसान को बढ़ने दो, जीने दो, किस तरह से बढ़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आमादा हैं। अभी थोड़ी पहले वो अपने अशोक जी भी बोल रहे थे,
शायद वो तथ्यों से अवगत नहीं है। इस सब आंदोलन को कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा है? हमें कहने में ना शर्मिंदगी है, ना हमें कहने में झिझक है। आप तथ्यों से बात कीजिए भाटी साहब, आप तथ्यों पे बात कीजिए। जब आप कह रहे स्पॉन्सर्ड है, आप नाम बता दीजिए किनसे स्पॉन्सर्ड है, कौन किसान नेता है जो कि स्पॉन्सर्ड है, जो किसानों को इकट्ठे करके लेकर आए हैं? कम्युनिस्ट पार्टी स्पॉन्सर्ड है। कांग्रेस के कौन से किसान नेता हैं? कांग्रेस की ओर से कौन से किसान नेता हैं? नाम बता दीजिए आप। सीताराम येचुरी खुद, अब मैं आपको बता रहा हूं, सीताराम येचुरी खुद टीवी चैनल पर सामने उनको दिखाया, देखिए जी ये तो आपके झंडे लगे हैं, आपके लोग हैं, ये झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पर, और आप कहते हैं ये हमारी पार्टी का नहीं है, हम तो केवल किसानों को समर्थन दे रहे हैं। ये देखिए इसी तरह कांग्रेस का है। आज वही प्रकाश सिंह बादल पंजाब में विरोध करते हैं राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, वही अमरिंदर सिंह जो पेप्सी कोला के साथ बैठ करके जो एग्रीमेंट हुआ है उसका उद्घाटन करते हैं, और वही अब आज जो है उसका अच्छा, जो किसान स्पॉन्सर्ड है तो उनके साथ वार्ता चर्चा क्यों सर? जो किसान स्पॉन्सर्ड है उनके साथ फिर वार्ता चर्चा क्यों? नहीं, वार्ता तो देखिए वार्ता तो सरकार, एक आदमी जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, उससे भी वार्ता के लिए तैयार होती है। आइए भाई अपनी बात बताइए, लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात करे तो लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या उन्हें स्पॉन्सर्ड भी बता देंगे? उनके ये तर्क यही खत्म हो जाते हैं कि आपके, जब किसानों का सवाल आता है तो आप उन्हें स्पॉन्सर्ड बता देते हैं, विपक्षी पार्टियों से प्रेरित बता देते हैं। आपको पता है कि किस तरह से किसान आज खेती कर रहे हैं। पौ के महीने में गेहूं के खेत में कितनी पीड़ा के साथ सिंचाई होती है। आपको पता है गन्ने की कटाई किस तरह से होती है। जब किसान अपने हाथ में दराती लेके अपने खेत में पहुंचते हैं, आपने देखे उस किसान के हाथ? आपने देखा है हरियाणा में जो किसान परिवारों के युवा हैं वो नौकरियों के लिए किस तरह से घूमते हैं? हम किसान हैं, हमने कटाई भी की है, हमने गेहूं को थ्रेसिंग भी की है, हमने बैल के साथ मैंने हल बैल चलाया खुद अपने हाथों से। ये बहुत अच्छी बात है सर, फिर भी आप किसानों को स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं सर। मेरा पूरा परिवार किसानी करता है। सुनिए जरा, हमारे पास ट्रैक्टर आज, क्योंकि अब तो ट्रैक्टर आ गए, उस समय ट्रैक्टर भी नहीं होता था। अच्छा, ट्रैक्टर वाले किसानों को भी आप स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं? पानी भरने का भी पता है, सर्दी का भी पता है, गर्मी का भी पता है। ये जो लोग हैं केवल और केवल वो लोग हैं जो किसान को बढ़ना नहीं देखना चाहते, केवल और केवल किसान को लुटना देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने लूटा है वो सारे इकट्ठे होकर के और आज आंदोलन के पीछे आके खड़े हो गए हैं। ये किसान को गलत तरीके से बहकावे का काम कर रहे हैं। आपको लगता है किसान बहकावे में आ सकता है? वो किसान जो अपने कर्जे से जो फसल बोता है वो बहकावे में आ सकता है? उस किसान को नहीं पता कि मेरी लागत कितनी है, मुझे आवक कितनी होनी चाहिए, वो बहकावे में आ सकता है। जो किसान, सुनिए जरा, ये लोग क्या भाषा बोलते हैं कि तुम्हारी तो सारी जमीन चली जाएगी, तुम्हारा तो सारी जमीन छीन लेंगे, अंबानी और अडानी छीन लेंगे। ये मेरे साथी खान साहब बैठे हैं, जरा बताना अंबानी और अडानी कांग्रेस के समय कैसा बिजनेस करते थे? अब से कहीं ज्यादा बिजनेस करते थे, और कांग्रेस ही अंबानी को लेकर आई थी। भाटी साहब, वक्त बहुत कम है, आपके सवाल का जवाब खालिद सर से लेंगे। खालिद सर, जल्दी इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी खालिद सर, इनका केवल और केवल एक दोहरा चरित्र है, इनको चुप करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करके। खालिद साहब, वक्त की कमी है, जल्दी अपना जवाब दीजिए। आप इनको ये बता दीजिए कि इस देश का किसान और इस देश का मजदूर इतना कोई ऐसा नहीं है जो देश को बनाता है उसको कोई बरगलाए, ये इनकी गलतफहमी निकाल दें। दूसरा, मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं, किसान को क्या किसी राजनीतिक दल में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। एक साइड तो ये कहते हैं कि वो खुद भी किसान रहे और भाजपा के प्रवक्ता इसलिए कानून को उचित बता रहे हैं, उस पद से अलग हटके। चलिए, बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह भाटी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद